हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था सेक्शन 12। सेक्शन 12 के साथ हमने कुछ कैरेक्टर एविडेंसेस भी पढ़े थे, जिसमें हमने सेक्शन 52, 53, 54 और 55 को कवर किया था। आज हम लोग सेक्शन 13 को करेंगे। सेक्शन 13 जो कस्टम और राइट्स की बात करता है। सेक्शन 13 के साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 32 क्लॉज 7, सेक्शन 32 क्लॉज 4, सेक्शन 48 और सेक्शन 49 को भी। अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो लोग जुडिशियरी की स्टडी कर रहे हैं या जिन लोगों के और प्लान्स हैं यूपीएससी में, लॉ ऑप्शनल में भी ये सीरीज उनके बहुत काम आएगी। सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 13 बात करता है कस्टम या राइट की, whether they exist or not. Custom or rights, whether they exist or not. Now, there are some different facts by which it can be proved. Section 13 provides those facts are relevant in proving the existence of those customs and rights. So section 13 बात करता है whenever a question arises in front of the court regarding the existence of a custom or a right, then there are certain kinds of facts which are relevant under section 13. The facts are provided in section 13 which are relevant in proving the existence of those customs or rights. तो हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है सेक्शन 13 में। मान लीजिए एक गांव है, विलेज है। विलेज में एक पॉन्ड है, एक तालाब है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द विलेजर्स हैव फ्रीली एक्सेस टू द वाटर ऑफ द पॉन्ड। जो गांव के लोग हैं वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं पॉन्ड के पानी को। ये क्वेश्चन अराइज होता है। जो पॉन्ड है इट बिलोंग्स टू द एज फैमिली, ए के परिवार को बिलोंग करता है ये पॉन्ड। जो ग्रैंडफादर थे ए के, उन्होंने फेंसिंग करा दी थी इस पॉन्ड के चारों तरफ वायर की। क्यों? क्योंकि जो पॉन्ड का पानी था वो पॉल्यूट हो रहा था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द विलेजर्स, जो गांव के लोग हैं, दे हैव अ कस्टमरी राइट टू फ्रीली एक्सेस द वाटर ऑफ द पॉन्ड। क्या ये कस्टमरी राइट है गांव के लोगों का पॉन्ड के वाटर को फ्रीली एक्सेस करने का? Now the same question arises at the time of the grandfather. यही controversy arise हुई थी grandfather के टाइम पर। At that time it was decided that the villagers do not have free access to the water of the pond. उस समय ये डिसाइड किया गया था कि गांव के लोगों की फ्रीली एक्सेस नहीं है पॉन्ड पर। Owners has declared that there is no free access. If the villagers use the water, then it is the violation. Now the transaction has taken place earlier is relevant in proving that the villagers do not have a customary right. They do not have a right to use the water. They do not have a right. They do not have a customary right to freely access the water of the pond. तो इस illustration से क्या पता लगा? इस illustration से ये पता लगा if there is a past transaction, then it is relevant in proving the existence of the custom. अगर ये कंट्रोवर्सी आज भी उठती है तो हम उस समय में देखेंगे कि अगर उस समय कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसी डिक्लेरेशन है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगी आज के टाइम पर उस ट्रांजैक्शन को लेकर के। चलिए अपने एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 13 को अच्छे से समझने के लिए। मान लेते हैं कि ए ने कोई टेंपल बनवाया है इन द मिडल ऑफ द विलेज। ठीक है, अब यहां पर हम दो चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले, इफ इट इज फॉर प्योरली रिलीजियस पर्पसेस देन इट मे बी अलाउड, बट इफ इट इज अ प्रैक्टिस क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट अ कस्टम। तो ए ने टेंपल बनवाया है इन द मिडल ऑफ द विलेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द पर्पस of the temple is for public, the temple can be used for public purpose or for the personal purpose. Now at that time it declared that it can be used by the public, but
सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ ए। तो उस समय क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये टेम्पल प्राइवेट यूज के लिए है या पब्लिक यूज के लिए है। तो उस वक्त ए ने डिक्लेरेशन दिया कि ये टेम्पल जो है पब्लिक यूज के लिए है बट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ ए। अगर ये कंट्रोवर्सी आज उठती है दोबारा तो दैट स्टेटमेंट, दैट डिक्लेरेशन मेड बाय ए इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द कस्टमरी राइट ऑफ द पीपल एट लार्ज। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपने इलस्ट्रेशन को। गांव में अर्लियर दैट वाज अ प्रैक्टिस regarding the discrimination towards a particular class, towards a particular community of people. Now the controversy raised at that time and it declared that there would be no such discrimination regarding the entry of the people belonging to that particular class. अब वो कंट्रोवर्सी मान लीजिए आज फिर उठती है, जैसे regarding the entry of women in the temple, regarding the entry of the women in the temple. Now that declaration made at that time by A that there will be no discrimination, then it will be relevant in determining, in proving the existence of the customary right. तो अगर कोई past incidents है in which the controversy has been raised, it is relevant in proving the existence of the custom or right. एक एग्जांपल और लेते हैं, लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समथिंग इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए गांव में एक जमीन है, एक लैंड है एंड द विलेजर्स आर यूज्ड टू ग्रेजिंग देयर काउज ऑन दैट लैंड। कई सालों से जो गांव के लोग हैं उस जमीन पर अपनी गाय भैंसों को चरा रहे हैं and nobody is stopping them. Now the transaction that nobody is stopping them is relevant in proving the existence of the customary right of the villagers that they possess over a period of time regarding the use of the land, that they are grazing their cattle over that land for such a long period of time. तो आई थिंक सेक्शन 13 आप लोगों को आ गया समझ में। अब एक और लेते हैं सेक्शन 32(7) में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। सेक्शन 32(7) बात करता है इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट कंटेन्ड, इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट कंटेन्ड इन एनी विल, डीड और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 32 क्लॉज ए। सेक्शन 32 का जो क्लॉज ए है, जो फर्स्ट क्लॉज है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट है किसी डीड में, किसी विल में, किसी डॉक्यूमेंट में, तो रेलेवेंट होगा सेक्शन 32(4) में, सॉरी सेक्शन 32(7) में, सेक्शन 32(7) में। जैसे ए को फिशरीज राइट ग्रांट किए गए, फिशरीज राइट्स दिए गए एक डीड के थ्रू, तो एक ही फैमिली में उस पॉन्ड में मछली पालन किया जा रहा है काफी टाइम से, फिशरीज राइट है, तो ये जो राइट है उसका किससे पता लग रहा है? डीड से पता चल रहा है। उस राइट को वो मोर्गेज करा दिया उन्होंने, मोर्गेज डीड से पता लग रहा है ट्रांजैक्शन का नेचर है, या उसको ग्रांट में दे दिया है किसी को, तो सारी की सारी चीजें रेलिवेंट होंगी आपकी सेक्शन 32(7) में। तो ये एग्जाम्पल हो गया उसका। अब आता है हमारा सेक्शन 32(4). सेक्शन 32(4), सेक्शन 32(4) प्रोवाइड्स फॉर द पब्लिक राइट। ये पब्लिक राइट की बात कर रहा है, कस्टम की बात कर रहा है, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये पब्लिक राइट, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और कस्टम की बात कर रहा है सेक्शन 32(4). वो कह रहा है कि अगर गांव में कोई ऐसा एल्डर पर्सन है, कोई पर्सन है हैविंग द स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज, तो उसकी ओपिनियन जो है मैटर करेगी यहाँ पर रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट राइट, पब्लिक राइट, कस्टम or a general interest of public, subject that opinion has been framed before the controversy has been arose. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक गांव है, गांव का एक मुखिया है या गांव का एक एल्डर पर्सन है 102 साल का, मान लीजिए 102 साल की उम्र है, तो वो गांव में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, गांव में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो ये मान लेते हैं हम
he may be knowing, he would be knowing all the practices of the village, customs and the public rights of the village. Now if the question arises regarding the public right of the land, public use of the land, तो उस बूढ़े आदमी ने या उस मुखिया ने पहले कभी एक स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग द पब्लिक यूज ऑफ द लैंड और अब उसकी डेथ हो चुकी है और अब कंट्रोवर्सी रेज होती है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दैट लैंड, then the person to whom that statement has been made, subject to that statement has been made to him before the controversy has been raised. क्योंकि अगर हम ऐसा देखेंगे तो हम जो बायसनेस है उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो उस पर्सन की जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन 32(4) में। वो पर्सन तो मर चुका है ना, वो नहीं आ सकता कोर्ट में, तो जिसको उसने वो स्टेटमेंट बोली थी वो आएगा कोर्ट में और अपनी गवाही देगा और वो एविडेंस होगा रिगार्डिंग दैट ओपिनियन। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 48। सेक्शन 48 भी सीधे सीधे यही बात बोल रहा है जो सेक्शन 32(4) में कही गई है, बस फर्क इतना है 32(4) और 48 में, यहाँ पर जो एल्डर पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है जिसकी ओपिनियन मैटर करती है, और यहाँ पर उसकी डेथ नहीं हुई है। यहाँ पर वो पर्सन कोर्ट में आकर के खुद अपनी ओपिनियन देगा, बस इतना फर्क है दोनों में। और सेक्शन 48 के अंदर इंडिविजुअल कस्टमरी राइट की बात नहीं हो रही है। सेक्शन 48 के अंदर इंडिविजुअली कस्टमरी राइट की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर बात हो रही है जनरल कस्टम ऑफ द क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पीपल। जनरल कस्टम ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पीपल की बात हो रही है, इंडिविजुअल कस्टमरी राइट की बात नहीं हो रही है सेक्शन 48। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गांव में एक वेल है, पहले कोई कुआं नहीं था वहां पर, अब एक कुआं है। नाउ द क्वेश्चन अरोज, डिस्प्यूट अरोज रिगार्डिंग whether the villagers have a right to use the well or not. Now there is an elder person in the village जिसने अपनी ओपिनियन दी। उसने बताया है कि जो वेल का पानी है वो गांव के लोग इस्तेमाल करते थे, तो उसने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, दिस इज रिगार्डिंग द पब्लिक यूज ऑफ द वेल। जब वो वेल बनाया गया था, वो कुआं जब बनाया गया था, तो एक दीवार बना दी गई थी। वो दीवार इस तरीके से बनाई गई थी जो कुआं है वो घर के बाहर आ जाए। तो इस ट्रांजैक्शन से भी ये बात पता चलती है कि जो कुएं बनाने का पर्पस था वो ये था कि उसको पब्लिकली यूज किया जा सके। तो ये सेक्शन 48 में आपका रेलेवेंट हो गया। तो सेक्शन 13 में हमारे आगे ट्रांजैक्शन आ गया, डिक्लेरेशन आ गया, 32(7) में डीड वगैरह आ गया, 32(4) में एल्डर पर्सन की ओपिनियन आ गई, उसकी डेथ हो चुकी है, 48 में एल्डरली पर्सन जिंदा है और उसने जो है पब्लिक राइट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पीपल के बारे में बताया है, रेलेवेंसी के बारे में बताया सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या बात करता है? सेक्शन 49 सेज अबाउट द यूसेज और कस्टम ऑफ अ फैमिली। यूसेज और कस्टम ऑफ द फैमिली की बात करता है। सबसे पहले एक फैमिली में क्या कस्टम चल रहा है, क्या यूसेज है, उसकी बात कर रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ अ रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहा है, या फिर कोई टर्म है, कोई वर्ड है दैट इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उसकी बात कर रहा है। तो द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल हैविंग द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज इज रेलेवेंट इन प्रूविंग ऑल दीज थिंग्स। तो कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, चाहे वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, उस फैमिली का मेंबर या उस रिलीजियस ट्रस्ट का ट्रस्टी ही वगैरह हो, तो उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट होगी। आई थिंक आप लोगों को ये चारों सेक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हम नेक्स्ट सेशन में सिमिलर अकरेंसेस सेक्शन 14 और 15 को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।